गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने अनुपर्ण के आधार पर विविधता, लीफ के अंदर पाई जाने वाली विविधता की स्टडी की थी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि पर्णवृंत के आधार पर विविधताएं किस प्रकार की पाई जाती हैं। पर्णवृंत के आधार पर विविधता। पर्णवृंत, पर्ण का कौन सा हिस्सा होता है जहां पर पर्णाधार और पर्णफलक, पर्णाधार और पर्णफलक को जोड़ने वाला, पर्णाधार स्टेम से जुड़ा हुआ है, पर्णाधार से पर्णवृंत जुड़ा होता है और पर्णवृंत से ऊपर पर्णफलक, पूरी लीफ उपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो पर्णवृंत होता है, पर्णाधार और पर्णफलक को जोड़ने वाला मिडिल पार्ट होता है। जिन लीफ के अंदर, जिन पर्ण के अंदर पर्णाधार उपस्थित होता है वो तो कहलाती हैं सैब्रंती, और जहां पर अनुपस्थित होता है पर्णवृंत वो कहलाती हैं अवृंती। पर्णवृंत उपस्थित है तो पर्ण कहलाएंगी सैब्रंती, पर्णवृंत अगर अनुपस्थित है तो पर्ण कहलाएंगी अवृंती। तो इनके आधार पर दो प्रकार की पर्ण होती हैं। अब यहाँ पर पर्णवृंत के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन मिलते हैं, कुछ रूपांतरण मिलते हैं और वो सभी प्लांटों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे आइकॉर्निया, फॉर एग्जाम्पल आइकॉर्निया, आइकॉर्निया जलीय प्लांट है। ये कैसा है? जलीय पादप, हाइड्रोफाइट्स है ये। अब इस आइकॉर्निया में क्या पाया जाता है कि जो इसका पर्णवृंत होता है, इसका पर्णवृंत स्पंजी होता है, फूला हुआ होता है, स्पंजी। जब पर्णवृंत इसके अंदर स्पंजी पाया जा रहा है तो ये जल के ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। तो ये तैरता किस वजह से? ये उत्प्लावन बल प्रदान करता है। तो कौन सा बल कारण देता है ये उत्प्लावन बल प्रदान करता है। आइकॉर्निया को अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बबूल को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर जो पर्णवृंत होता है, इसका पर्णवृंत कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, बबूल के अंदर जो पर्णवृंत होता है, ये पर्णवृंत होता है ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर का है तो किसका कार्य करता है? ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस का। आप लोगों ने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया को, इसके अंदर जो लीफ पाई जाती हैं, लीफ ना मिलकर के क्या मिलती हैं? लीफलेट, पर्णक मिलते हैं, छोटे छोटे पर्णक मिलते हैं। और ये छोटे छोटे पर्णक किसको? जल हानि को बचाते हैं, जल हानि को कम करते हैं। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर जो पर्णवृंत है, इस पर्णवृंत पर ही ये छोटे छोटे पर्णक लगे हुए होते हैं और यहाँ पर ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अडेप्टेशन होता है। यहाँ सेम ऐसे ही नीम, नीम के अंदर, और यहां जो पर्णवृंत होता है वो आधारी भाग पर विंग्स के समान लगता है। आधारी जो भाग होता है, इस आधारी भाग पर पंख समान लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो पंख निकल रहे हों। ये स्टेम से
यहाँ पर ये लीफ जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ इस प्रकार से लगी हुई संरचना होती है, फैली हुई। नीम के अंदर, मौसमी के अंदर, नींबू के अंदर, तो यहाँ पर सॉरी नीम नहीं, नींबू और मौसमी के अंदर, मौसमी कुल के पादपों में नींबू और मौसमी, आई एम सॉरी, नींबू, मौसमी, संतरा, इनके अंदर जो यहाँ आधारी भाग पर जो पर्णग्रंथ पाया जा रहा है, ये पर्णग्रंथ कैसा मिलता है, यहाँ ये पंख समान मिलता है, इस प्रकार से सॉरी फैला हुआ होता है। अनुपर्ण यहाँ दिखाई नहीं देते, बिल्कुल नीचे की साइड में होते हैं और ये फैला हुआ होता है। तो यहाँ पर विंग्स समान मिलता है। अब ये कार्य क्या क्या कर रहा है, तो पहली बात, पर्णफलक को पर्णाधार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। पर्णफलक को पर्णाधार से जोड़ने का कार्य कर रहा है, जिनमें उपस्थित होता है उन पर्ण के आधार पर, उन पर्ण में। दूसरा, जो स्टेम में जल, खनिज लवण, खाद्य पदार्थ, क्योंकि भोजन भी आएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे, इनके संवहन के लिए स्थान प्रदान कर रहा है, स्थान दे रहा है। जहां पर ग्रीन कलर का पाया जा रहा है वहां भोजन बनाने का कार्य कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रहा है, और जलीय पादपों में उत्प्लावन बल प्रदान करने का कार्य कर रहा है। उत्प्लावन बल प्रदान कर रहा है। तो ये कार्य होते हैं पर्णग्रंथ के। अब जहां नहीं पाया जा रहा वहां क्या कार्य करता है, तो जहां पर नहीं पाया जा रहा तो कार्य तो वहां होंगे ही नहीं, लेकिन वहां पर कुछ विशेष रूपांतरण मिलते हैं, क्योंकि जहां पर पर्णग्रंथ नहीं होता है वहां पर पत्तियां क्या होती हैं, डायरेक्ट स्टेम या शाखा से जुड़ी हुई होती हैं, या तो तने से जुड़ी होंगी या फिर शाखा से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। जहां पर्णग्रंथ नहीं पाया जाता वहां पत्तियों के जो आधारी भाग होते हैं उन आधारी भागों में कुछ विशेष रूपांतरण पाए जाते हैं। और वो रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, अवृंत पर्ण या अवृंती पर्ण के प्रकार। तो यहां पर निम्न प्रकार की पाई जाती है अवृंती पर्ण, जिनके आधारी भाग डायरेक्ट किससे जुड़े हुए होते हैं, स्टेम से या ब्रांच से जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्तंभ लिंगी। स्तंभ लिंगी, स्तंभ लिंगी में जो यहाँ पर आधारी भाग होता है, ये आधारी भाग क्या होता है, पूर्ण रूप से स्टेम को या ब्रांच को घेरे हुए होता है। किसका, पर्ण का आधारी भाग, या तो पूर्ण रूप से घेरे हुए होगा, सॉरी पूर्ण रूप से या तो स्टेम को घेरे हुए होगा या फिर ब्रांच को घेरे हुए होगा। देखिए कैसे, मान लिया ये कोई ब्रांच है या स्टेम है, तो इस ब्रांच या स्टेम में जो इसका लीफ का आधारी भाग होगा वो इस प्रकार से होगा। तो नीच इसको कंप्लीटली ऐसे ओवरलेप किए हुए होगा। फॉर एग्जाम्पल आँख को आप लोगों ने देखा होगा, आँख के अंदर जो लीफ होती है वो स्तंभ लिंगी रूप से जुड़ी हुई होती है। सोनकस के अंदर। सेकंड, कर्णाकार। कर्णाकार में
पर्ण का जो आधारी भाग होता है, पर्ण का आधारी भाग, ये आंशिक रूप से घेरे होता है, आंशिक रूप से। किसे? आंशिक रूप से स्टेम या ब्रांच को घेरे हुए रहता है, शाखा को घेरे रहता है, आंशिक रूप से घेरे हुए होता है। आग मिलेगा यहाँ पर, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आग, इसका आता है सोनकस और यहाँ आग। तो आधारी भाग कैसे घेरे हुए होगा? ये स्टेम, आग के अंदर आप लोगों ने लीफ को देखा होगा, ये स्टेम होता है और इस स्टेम से आमने सामने अपोजिट इस प्रकार से दो लीफ जुड़ी हुई होती हैं आग में। आग में हमेशा अपोजिट होती हैं, सम्मुख लीफ होती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर स्टेम से एक लीफ यहाँ इस प्रकार से जुड़ी हुई है, तो दूसरी लीफ इधर साइड में इस प्रकार से जुड़ी हुई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेम है, ये स्टेम हमको बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टेम ऐसे लग रहा है जैसे ये संरचना है, ये आधारी भाग है लीफ का, और इसके आधारी भाग के अंदर ऐसे स्टेम प्रेजेंट है। तो ऐसे स्टेम इस पत्ती की जो आधारी भाग की खांच है, उसमें खांच में धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेम से टच होते हुए यहाँ पर लीफ दिखाई दे रही है कर्णाकार में। नेक्स्ट, सहजात। सहजात, सहजात प्रकार की जो लीफ पाई जाती हैं, इन सहजात प्रकार की लीफ में यहाँ जो स्टेम होता है, स्टेम पर सम्मुख पत्तियां होती हैं। जैसे यहाँ थी सम्मुख, ऐसे ही यहाँ भी सम्मुख पर्ण होती हैं। और सम्मुख पर्ण कैसे होती हैं? एक दूसरे के बिल्कुल सटी हुई। मान लिया एक पर्ण ये है, तो दूसरी पर्ण इस प्रकार से होगी। तो यहां पर जो ये ब्रांच या स्टेम होती है, इस ब्रांच और स्टेम को चारों ओर से घेरे होती हैं, ओर से पर्ण घेरे होती है। ब्रांच या स्टेम को चारों ओर से पर्ण यहाँ पर घेरे हुए होती है। इससे पहले कहीं भी नहीं था। सेम इसी में आता है स्तंभ वेष्टि। तो देखिए स्तंभ वेष्टि में क्या होता है। यहां पर सहजात में दो पर्ण उपस्थित हैं और स्तंभ वेष्टि में स्तंभ वेष्टि, यहां पर पर्ण संख्या 2 है, एक ये रही और एक ये रही। यहां पर्ण एक ही होती है, यहां पर जो पर्ण होती है ये पर्ण एक ही होती है। और इस पर्ण की जो आधारी भाग होता है, या फिर कहें कि इस पर्ण के जो लोब होते हैं, क्योंकि एक पर्ण कई खंडों से मिलकर के बनी हुई है, तो यहाँ पर जो पर्ण के लोब होते हैं, तो ये पालियां जो पाई जाती हैं ये इस प्रकार से होती हैं कि पूरे के पूरे एक ही पर्ण की पालियां ऐसे फैल करके पूरे के पूरे स्टेम को क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। मान लिया ये स्टेम है, तो इस स्टेम के चारों तरफ इस प्रकार से होगी। यहां से इन पर्ण के बीच में से निकलता हुआ स्टेम देखेगा, हमको ऐसा लगता है कि जो स्टेम है ये स्टेम इस पर्ण के बीच में से निकल रहा है, बिल्कुल सेंटर में से निकल रहा है और चारों तरफ पर्ण यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस पर्ण की जो पालियां हैं वो पालियां एक दूसरे से जोड़ करके स्टेम के चारों ओर फैल जाती हैं।
यहाँ पर 2 पर्ण मिलकर के फैली थी, यहाँ एक ही पर्ण की पालियां ने मिलकर के पूरे स्टेम को घेर लिया है। तो ये क्या कहलाता है? स्तंभ वेष्टि प्रकार की संरचना होती है। अधोवर्ती, अधोवर्ती, अधोवर्ती में यहाँ पर जो पर्णाधार होता है, ये पर्णाधार फैल जाता है, ऊपर तक फैला हुआ होता है, फैल जाता है। और फैलता भी कैसा है? ऐसे लगता है कि यहाँ पर पंख निकल आए हो, पंख समान। पर्णाधार पंख के समान फैल जाता है। यहाँ कोई ये स्टेम है या ब्रांच है, इससे यहां से जब ये निकल रहा है तो ये ऐसे फैलेगा, यहां से ऊपर तक ऐसे फैले हुए होता है ये, और यहीं से इस पार्ट से यहां पर लीफ का निर्माण हो जाएगा, फैले हुए में यहां लीफ का निर्माण हो। तो ये पर्णाधार भी पंख समान फैला हुआ लीफ के समान ही लगता है, और इसी से यहाँ पर लीफ जुड़ी हुई होती है, एवरंती लीफ जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर जो एवरंती पर्ण होती हैं, ये एवरंती पर्ण यहाँ पर 5 प्रकार से शाखा या स्टेम से जुड़ती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्णफलक। पत्ती का जो पर्णफलक होता है वो मुख्य होता है, क्योंकि किसी भी पत्ती की जो संरचना होती है वो संरचना पर्णफलक के द्वारा निर्धारित होती है कि पत्ती कटी फटी है या बिल्कुल सीधी सिंपल है, किस प्रकार की है। तो यहाँ पर किसी भी पत्ती का पर्णफलक उसकी संरचना को बताता है। पर्णफलक के आधार पर विविधता, तो पर्णफलक पत्ती की पर्ण की आकृति और आकार दोनों को निर्धारित करता है। आकृति और आकार दोनों का निर्धारण करता है। और निर्धारण क्यों कर रहा है? पता है हमको कि लीफ की जो संरचना होती है वो संरचना कैसी होती है। अगर मान लिया ये कोई लीफ है, तो इसमें किस प्रकार का पर्णफलक पाया जा रहा है, ये चारों तरफ की जो संरचना है ये संरचना किस प्रकार की पाई जा रही है, और यही किसी पत्ती की आकार और आकृति का निर्धारण करेगा। फैक्ट है ये। तो इसी के आधार पर किसी भी पत्ती की आकार और आकृति का निर्धारण होता है कि पत्ती संयुक्त है या साधारण है, या संयुक्त में भी हस्ताकार है या पिच्छाकार है। तो इन्हीं के आधार पर हम इन डिवाइडेशन को करते हैं कि पत्ती किस प्रकार की है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पर्णफलक होता है, ये इस पर्णफलक के आधार पर भी, ये कोई लीफ है, अगर इस लीफ की ऊपर वाली सतह, ये पर्णफलक है चारों तरफ लीफ का, इसकी ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह अगर दोनों समान हैं, ये सतह और नीचे वाली सतह दोनों सतह समान हैं, तो कहलाती है लीफ समद्वैपार्श्विक। अभी आप आगे जब लीफ की एनाटॉमी पढ़ोगे तो यहाँ पर समद्वैपार्श्विक लीफ की भी हमको एनाटॉमी पढ़नी है। और अगर दोनों सतह असमान हैं तो लीफ कहलाती है पृष्ठाधारी। अगर ये सतह अलग है, ये सतह अलग है, तो लीफ पृष्ठाधारी होगी, और दोनों ही सतह समान है तो लीफ कैसी होगी? समद्वैपार्श्विक। जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं यहाँ पर
जो लीफ होती है वो कैसी होती है, पृष्ठाधारी, डाइकॉट के अंदर। और मोनोकॉट के अंदर कैसी मिलती है, समद्विपार्श्विक। रीजन क्या है आगे बताते हैं आपको क्यों होता है, क्योंकि यहाँ स्टेम से जो कोण होता है अगर वो न्यून कोण है, ये स्टेम से ये बनने वाला कोण अगर न्यून कोण है तो पत्ती कैसी होगी, समद्विपार्श्विक, क्योंकि ये ऐसे और दूसरी पत्ती इससे इस प्रकार से है, तो यहाँ दोनों सतह समान हो जाती है। और अगर कोण 90 का बन रहा है, ये पर्ण ऐसे ना होकर के ऐसे जुड़ रही है इससे, तो ये 90 का कोण अगर बन रहा है तो पर्ण होगी पृष्ठाधारी। इस सतह पर सूर्य की किरणें सीधी आएंगी और यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, यहाँ पर समान रूप से आएगा। तो इस आधार पर पत्ती को भी दो भागों में बांटा गया है, इसके पर्ण फलक की वजह से ऊपर वाला कैसा मिल रहा है और नीचे वाला कैसा मिल रहा है, तो समद्विपार्श्विक और पृष्ठाधारी पर्ण। अब आते हैं कि यहाँ पर जो ये पर्ण फलक पाया जा रहा है, क्या ये सभी पत्तियों के अंदर समान पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पर्ण फलक की संरचना होती है, ये पर्ण फलक सभी पर्ण में समान नहीं होता, सभी पर्ण में समान नहीं होता है। क्यों? इस आधार पर जो पर्ण पाई जाती हैं, एक तो पाई जाती हैं साधारण पर्ण, साधारण पर्ण, और दूसरी पाई जाती हैं संयुक्त पर्ण, दूसरी होती हैं संयुक्त पर्ण। ये कोई ब्रांच, इस ब्रांच से ये लीफ जुड़ी हुई है, तो देखिए जो साधारण पर्ण होती हैं, इन पर्ण में जो पर्ण फलक होता है, जो पर्ण फलक होता है, ये पर्ण फलक या तो अछिन्न होता है, या तो अछिन्न होता है। अछिन्न का मतलब कटा फटा नहीं, कटा फटा नहीं, या तो अछिन्न होता है, कटा फटा नहीं होता। और अगर कटा फटा भी है तो ये जो इसके कटाव हैं, ये कटाव मध्य सिरा मिड रिव तक नहीं जाते, नहीं जाते। या तो संरचना इस प्रकार की होगी, और ये क्या है, मिड रिव, मध्य सिरा है सेंटर में। यहां पर अगर संयुक्त पर्ण है तो मिड रिव ना कह करके हम वहां पर्णवृंत भी कह सकते हैं, क्योंकि संयुक्त पर्ण में पर्णवृंत के ऊपर छोटे छोटे पर्णक जुड़े हुए होते हैं। या फिर ये होगा तो यहां पर जो ये कटाव हैं, ये कहां तक, मध्य सिरा तक नहीं जा रहे। अगर इस प्रकार की पर्ण है तो क्या कहलाती है, साधारण पर्ण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जामुन, अरंडी, मूली, फॉर एग्जाम्पल जामुन, अरंडी, मूली। दूसरे प्रकार की होती है संयुक्त पर्ण। इसका मतलब यहां पर जो पर्ण होती है, इस पर्ण में जो कटाव होता है, पर्ण कैसी होंगी, कटी फटी, जो कटाव होता है वो मिड रिव या पर्णवृंत तक उपस्थित होता है, मिड रिव या पर्णवृंत तक। इसको रेकिस भी कहते हैं, रेकिस, मिड रिव या पर्णवृंत तक उपस्थित होता है। इसका मतलब यहां जो लीफ उपस्थित होंगी वो लीफ किस प्रकार की होंगी, यहां इस प्रकार की लीफ उपस्थित होंगी,
इनका कटाव कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल अंदर तक जाता है, मिड रिब तक या पर्णवृंत तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो संयुक्त पर्ण होती हैं, ये संयुक्त पर्ण दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, और दूसरी होती हैं हस्ताकार संयुक्त पर्ण, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार और हस्ताकार संयुक्त पर्ण में यहाँ पर जो कटाव होते हैं, ये कटाव किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कटाव मिल रहे हैं जो मिड रिब से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर पर्णवृंत के शीर्ष से लेकर नीचे तक संरचना जुड़ी हुई है लगातार, या फिर जो मिड रिब या पर्णवृंत है उस पर बिल्कुल अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनकी संरचना किस प्रकार से जुड़ी हुई है, उस आधार पर पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण दो भागों के अंदर इनको बांटा गया है। तो डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।